हम कक्षा 9वीं का 7वां गद्य पाठ लेंगे, डॉक्टर का अपहरण। अपहरण करना इसका मतलब है कि बंधक बना लेना या ज़बरदस्ती से उठाकर ले जाना। रचनाकार है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे, इनका जन्म 9 मार्च 1938 में हुआ और इनकी मृत्यु 14 नवंबर 1913 इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में हुई। हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती है, मतलब खोज करती है। बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली इनकी कृतियाँ रहती है। अब इस पाठ की जो विधा है वह विज्ञान कथा है। विज्ञान कथा, पता है आपको कि विज्ञान कथा से हमारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। तो जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है और डॉक्टर का अपहरण यह एक विज्ञान कथा है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभाव के प्रति हमें जागरूक किया है। यानी कुप्रभाव यानी जो अच्छे परिणाम नहीं है, अच्छे प्रभाव नहीं है, तो उनके प्रति हमें सचेत रहने की आवश्यकता है कि आज संपूर्ण विश्व में औद्योगिक क्रांति हुई है। इसके कारण प्रदूषण बढ़ गया है। प्रदूषण बहुमुखी दैत्य के समान हो गया है ना। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, कितने प्रकार के प्रदूषण फैल गए हैं। हम दूषित वायुमंडल में सांस ले रहे हैं। लोगों को पीने के पानी के लिए स्वच्छ निर्मल जल नहीं मिल रहा है। दूषित जल और जंतुनाशक दवाओं के कारण सभी फसलें भी कैसे हो रही है, दूषित हो रही है। मशीनीकरण की प्रवृत्ति बढ़ गई है। सुबह से लेकर रात तक हम मशीनों से घिरे रहते हैं। अत्यधिक सुख सुविधाएं आ गई है। हम स्वयं काम करने के बजाय मशीनों से काम करते हैं या करवाते हैं। हमारे हाथ पांव मानो निष्क्रिय हो गए हैं। तो इसके कारण बीमारियां भी बहुत बढ़ गई हैं। तो ऐसे समय हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। कहानी की ओर बढ़ते हैं। कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा। अचानक लापता होना यानी गायब होना। लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज़ ही होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस हो जाता है मतलब उसकी प्रकृति बहुत ही बिगड़ जाती है, चिंताजनक हो जाती है, तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा नहीं मानते थे, बल्कि सहर्ष चले जाते थे मतलब खुशी खुशी चले जाते थे। अब हमें पता चलता है कि डॉक्टर भटनागर जो थे वह बहुत ही अच्छे डॉक्टर है। और अच्छे डॉक्टर का कर्तव्य होता है ना कि मरीजों के प्रति वह हमेशा सेवा भाव रखते हैं और उनका इलाज करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। तो वैसे ही डॉक्टर भटनागर थे। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा नहीं मानते, बल्कि सहर्ष चले जाते। उन्हें कोई फीस दे या न दे, इसकी उन्हें कभी भी चिंता नहीं थी। यानी पैसों के लिए ही काम करने वालों में से नहीं थे। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए ताकि मरीज का इलाज कर सके। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे। यानी मरीज की तबीयत थोड़ी सी अच्छी हो गई तो दवा पानी कर दिया तो फिर लौट आते थे, या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। यानी वक्तशीर भी थे, वक्त के पाबंद थे डॉक्टर भटनागर। तो रात चाहे कितने भी देर से सोए क्यों ना हो, लेकिन वे सवेरे अवश्य समय से अस्पताल पहुंच जाते थे। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई।
पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। तो फिर यह भी सोचा कि हो सकता है कि आज सीधे अस्पताल चले जाए, यानी बहुत देर हो गई तो सीधे अस्पताल ही चले गए घर आने की बजाय। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी हैरानी बढ़ गई। हैरानी बढ़ गई मतलब परेशान हो गई मिसेस भटनागर। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फ़ोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी नहीं मिली। डॉक्टर साहब के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हो और किसी कारण से जल्दी वापस न आए हो सकता है कि वे इतला देना भूल गए हो और कहीं दूर मरीज के इलाज के लिए चले गए हो, इसलिए उन्हें वापस आने में देर हो गई, ऐसा वह मान गई। लेकिन शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उसकी चिंता और भी बढ़ गई और उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया, है ना। जब हमारे घर से कोई एकदम से लापता हो जाता है तो हम रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं, उनके मित्रों को फ़ोन करते हैं, यहाँ वहाँ पूछते हैं, लेकिन कहीं कुछ भी जानकारी नहीं मिले तो आखिरकार हम कहाँ जाते हैं? पुलिस स्टेशन जाते हैं। तो वैसे ही डॉक्टर भटनागर की पत्नी पुलिस स्टेशन गई। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब होना पुलिस के लिए भी परेशानी का कारण था। चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया। यानी जाने माने डॉक्टर थे शहर के, डॉक्टर भटनागर, और इस तरह अचानक गायब कैसे हो गए? तो यह जो खबर थी सबके लिए बहुत ही चिंताजनक थी और बिजली की तरह यानी बहुत ही तेज़ गति से वह शहर भर में फैल गई कि डॉक्टर भटनागर का अपहरण हुआ है। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए, उन्हें लेने के लिए कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो पहिए होते हैं वह बड़े वाहनों के, ट्रक या बस जैसे बड़े वाहन जो होते हैं उसी के होते हैं। तो अनुमान लगाया कि ट्रक या बस से डॉक्टर भटनागर गए होंगे। मोहल्ले वाले से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। ऐसा भी हो सकता है ना, कभी आते समय या जाते समय दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी हो सकती है, तो ऐसा एक्सीडेंट वगैरह किसी ने कोई देखा तो पुलिस को इत्तला की जाए, ऐसी सूचना तुरंत दी गई पुलिस के द्वारा। लेकिन वैसा भी कुछ नहीं हुआ था। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। चूँकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी नहीं था, क्योंकि वह बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे, सेवाभावी डॉक्टर थे, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। पुलिस अब केवल 2 ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक तो ऐसा हुआ होगा कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया होगा और उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करे। ऐसा होता है ना आमतौर पर कि अपहरणकर्ता जो होते हैं, तो अपहरणकर्ता का उद्देश्य होता है कि घर के लोगों से मोटी रकम वसूली जाए, लेकिन वैसा भी कुछ नहीं था। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो, क्योंकि डाकू दल जो होता है वह पुलिस के सामने या सबके सामने आना नहीं चाहता, इसलिए चुपके से वह डॉक्टर को डाकू का इलाज कराने हेतु ले गया हो, ऐसा पुलिस सोच रही थी। दिन भर बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी बहुत भयभीत थे,
क्योंकि दुर्घटना की भी कोई खबर नहीं मिली। पास पड़ोसी जो थे उनसे भी कोई खबर नहीं मिली। रिश्तेदार या सगे संबंधी मित्रों उनसे भी डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई खबर नहीं मिली। तो गए कहाँ आखिर? ऐसे रहस्यात्मक ढंग से कैसे गायब हो गए? तो सभी लोग भयभीत भी थे, यह कैसे हो गया? यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक बार ही छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर भटनागर का कोई भी पता नहीं था। वह रोज़ इंतज़ार करती, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। हर रोज़ सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती कि शायद आज के दिन आ जाए, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। प्रतीक्षा करना, इसका मतलब क्या होता है? इंतज़ार करना। प्रतीक्षा करना मुहावरा है, उसका मतलब होता है राह देखना या इंतज़ार करना। तो श्रीमती भटनागर डॉक्टर भटनागर की बहुत ही राह देख रही थी कि आ जाए, लेकिन वह आ ही नहीं रहे थे। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसे ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। कैसे गाड़ियों के पहिए? जिस दिन डॉक्टर का अपहरण हो गया था ना, तो जिस तरह के गाड़ी के पहियों के निशान उन्होंने देखे थे, वैसे ही निशान आज भी उन्होंने देखे। तो उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ है? आए तो कहाँ गए? दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। तो उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज लगाना कठिन था। हाँ, एक सीडी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीडी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। हतप्रभ रह जाना मुहावरा है। हतप्रभ रह जाना, इसका मतलब क्या है? कि स्तब्ध रह जाना, एकदम भौचक्का रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। सभी लोग उस सीडी को सुनते ही आश्चर्यचकित हो गए। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। क्या कह रहे थे डॉक्टर भटनागर? कि तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे। शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे ना, कोई अता पता ही नहीं था डॉक्टर भटनागर का। लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौरमंडल के ग्रह में हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड यानी जो पूरा जगत है, पूर्ण विश्व जो है, तो इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं। यह अवकाश जो है बहुत बड़ा है। हमें शायद और भी सूर्य होंगे, लेकिन हमें उसका पता अभी तक नहीं चला है। वह हम ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य है और सभी के अपने अपने ग्रह है। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील है। उन्नतिशील है मतलब प्रगतिशील है, यानी हमारे से ज़्यादा उनकी वैज्ञानिक प्रगति हो गई है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही नहीं हैं, यानी हम जैसे और भी जीवित लोग हैं, और भी ग्रह है, जैसे पृथ्वी ग्रह है ना, जिन पर जीवन है, तो उस तरह के कई अन्य ग्रह भी है जिन पर जीवन है, मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। सबक लेना मतलब शिक्षा लेना। हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। अमेरिका में जो मेरा सम्मान हुआ था, क्योंकि बड़े अच्छे डॉक्टर होंगे ना, इसलिए उनका सम्मान हुआ अमेरिका देश में। तो मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से
सूचनाएं इकट्ठा की थी कि यह बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत ही सीरियस जो मरीज़ होता है उसका भी इलाज करने में इन्हें सफलता हासिल होती है और अमेरिका में इनकी चिकित्सा के कारण इनका सम्मान हुआ है। ऐसी बहुत सारी जानकारी गुप्त रीति से, यानी किसी को भी पता ना चले, इस तरीके से डॉक्टर भटनागर के बारे में वह दूसरे ग्रह के लोगों ने इकट्ठा कर ली थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा, यानी आश्चर्यचकित हो गए वह भी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसा विचित्र यान देखा ही नहीं था। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, ऐसे समय पर जब हम कोई ऐसा दूसरा यान वगैरह जैसी कोई विचित्र वस्तु देखते हैं तो हम भी डर जाते हैं ना, और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, न जाने वहाँ क्या होगा। तो डॉक्टर भटनागर ने भी वैसे ही कोशिश की, लेकिन तीन लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सूं सूं की आवाज़ करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया, क्योंकि यह बहुत ही विचित्र सा यान था और न जाने मुझे ये लोग बंधक बनाकर कहाँ ले जा रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा घबराहट उन्हें हो गई कि घबराहट की वजह से वे बेहोशी हो गए, और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं, क्योंकि हम जब दूसरे ग्रह पर जाते हैं तो जीवित रहने के लिए वहाँ का वातावरण अनुकूल नहीं होता, तो हमें कुछ विशेष किस्म के कपड़े वगैरह पहनने होते हैं। तो वैसे ही इस ग्रह के लोगों ने डॉक्टर भटनागर को एक प्लास्टिक का विशेष सूट पहनाया था। अब चूँकि मुझे यहाँ आए काफ़ी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है, परमिशन मिल गई है उन लोगों से। किन लोगों से? जो दूसरे ग्रह के वासी हैं ना, उन लोगों से। अब उस ग्रह के बारे में डॉक्टर भटनागर बता रहे हैं। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं, वैज्ञानिक प्रगति उनकी बहुत हो गई है। तो इनके पास ऐसे यान हैं कि ये एक सौरमंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। जैसे हम हमारे पृथ्वी पर एक देश से दूसरे देश पर जा सकते हैं ना, विमानों के सहारे वगैरह, तो वह यान के सहारे एक सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल तक आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, क्योंकि जीवन है तो यह घर, कारखाने, बाजार, बस्तियाँ, मोटरें सभी कुछ होगा ही, तो वहाँ भी यह सब है, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न है, अलग है। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। इन्हें कई सौरमंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है, यानी उनकी बहुत ही प्रगति हो गई है, हमारे से ज़्यादा बहुत ही प्रगत है वे। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है यानी पास है, इसलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया ताकि जो भी वहाँ के लोग हैं उनका इलाज कर सके। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हैं, यानी इन लोगों की वैज्ञानिक प्रगति तो बहुत हो गई है, लेकिन जो चिकित्सा शास्त्र है यानी इलाज वगैरह करने में ये लोग बहुत ही पिछड़े हैं। यह एक ऐसा ग्रह है कि जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा तक पहुँच चुका है। चरम सीमा यानी जो अंतिम सीमा होती है ना, कि इसके आगे और क्या तरक्की करेगा आदमी। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं मशीन हो गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व
कम होता गया। हमारी पृथ्वी पर भी वैसे ही हो रहा है ना अभी, कि मशीन ही आदमियों 10 आदमियों का काम अकेले मशीन कर लेती है, तो धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होते जाता है। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम हैं। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम बन गए हैं हमारी तरह। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है। सड़न रोग में क्या हो जाता है कि शरीर का कोई भी एक हिस्सा अचानक, कि कोई भी पहले लक्षण नहीं होते और अचानक सड़ना शुरू हो जाता है। जैसे सब्जी वगैरह कभी कभी सड़ जाती है तो हम उसे क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो वैसे ही यह अंग का सड़ा हुआ जो हिस्सा है वह फेंक देना चाहिए और उसकी जगह दूसरा लगाने के लिए इलाज करना होता है। तो उसके लिए उन्होंने डॉक्टर का अपहरण किया है और फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज उन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही हैं जो इन्हें नाकारा बनाए हुए हैं। नाकारा यानी निकम्मा, कुछ भी काम का नहीं रहना आदमी। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना कि ये बहुत ही अच्छे डॉक्टर है, शायद इसका इलाज यह ढूंढ सकते हैं, ऐसा उनको लगा। उन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। प्रत्यारोपण हम जिसे कहते हैं ना, कि एक अंग काटकर दूसरा उसी जगह लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर विज्ञान तेज़ी से उन्नति कर रहा है ना। वैज्ञानिक प्रगति बहुत ही हो रही है हमारे पृथ्वी पर। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है, औद्योगिक क्रांति भी हो गई है। मशीनों और कारखानों से वातावरण कैसे हो गया है, दूषित हो गया है, बहुत सारे प्रदूषण फैल गए हैं। वह सब अगर जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। जो प्राकृतिक पृथ्वी का सौंदर्य है वह तो जाता ही रहेगा, लेकिन जो प्राकृतिक जो हमें जलवायु मिलती है, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, वह भी शायद प्रदूषित हो जाने के कारण बहुत ही हमें बीमारियां मिलेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां जो है, ब्लड शुगर, बीपी वगैरह जो है, ब्लड शुगर है ना, तो आदि उस भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए। अब स्थिति यह है कि अगर कोई तुरंत उपाय ना निकाला गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। नामो निशान मिट जाना मुहावरा है, उसका अर्थ है कि अस्तित्व ही मिट जाएगा, क्योंकि अचानक उनमें सड़न रोग फैल गया है कि कोई भी अंग अचानक सड़ जाता है और आदमी फिर मर जाता है। अगर उसका इलाज तुरंत ना किया जाए तो हो सकता है कि उनका नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होगी ऊंची ऊंची इमारतें और बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। कारखानों में जो भी धुआं निकलता है, तो धुआं जाने हेतु बड़ी बड़ी चिमनियाँ वगैरह लगाते हैं ना, तो वह चिमनियाँ रह जाएगी और दैत्याकार यानी दैत्य जिस तरह से विशाल होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं, तो उसी आकार की मशीनें जो इंसान ने बनाई है, इंसान तो चला जाएगा लेकिन मशीनें रह जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है तो वह चिकित्सा शास्त्र में इतना कैसे पीछे रह गया। इसका कारण यह है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत ही मजबूत होता है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है, जैसे शिशु की वगैरह होती है ना। तो लेकिन जैसे हम बड़े बड़े हो जाते हैं तो नरमाई जो है त्वचा की वह कम होती जाती है। तो वैसे ही जब ये बड़े हो जाते हैं
तो इनकी चमड़ी प्लास्टिक जैसी कड़क हो जाती है। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी कैसी होती है, नरम होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है, कड़क हो जाती है। सख्त मतलब कड़क। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। जल यानी पानी और वायु यानी हवा। पता है आपको, यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यानी बीमार ही नहीं पड़ते तो इलाज वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती उनको। जब किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना हो तो उसके बारे में इंसान कैसे सोच सकता है। हम कहते हैं ना कि मराठी में हम कहते हैं कि गरज ही शोधाची जननी असते। तो उसी प्रकार से अगर कोई आवश्यकता ही नहीं तो उसके बारे में हम खोज कैसे करेंगे। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए। किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है, संकट आ गया है। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी अध्ययन कर लिया है डॉक्टर भटनागर ने। किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू किया नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ का जलवायु अलग है, पृथ्वी पर का जलवायु हवामान जो है वह अलग है। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना है, अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा काम है तो इंसान तो और भी डॉक्टर लगेंगे ना। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए, यानी उनका भी अपहरण हो सकता है, जैसे कि डॉक्टर भटनागर का हुआ। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। अब तो उनके बंधक हैं ना डॉक्टर भटनागर। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख ले और अपना इलाज अपने आप करें, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं हैं, क्योंकि चिकित्सा शास्त्र में वे बहुत ही पिछड़े हैं। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है, यानी किसी को पता नहीं लगनी चाहिए कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ, इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक नहीं होगा। अगर विरोध मोल लिया तो हो सकता है कि डॉक्टर भटनागर को वे हानि भी पहुंचा सकते हैं और हो सकता है कि कभी भी वे पृथ्वी पर नहीं आने देंगे। मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है, बस मेरे आने तक आप यही समझे कि इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए संदेश को सुनकर सभी चकित रह गए। इतना बड़ा रहस्योद्घाटन हुआ आज के लिए और भविष्य के लिए भी। तो इस तरह का एक कल्पना करके हरिकृष्ण देवसरे जी ने यह विज्ञान कथा लिखी है। हो सकता है ना कि आज पृथ्वी पर जो जीवन है तो अन्य ग्रह पर भी वैसा ही जीवन हो सकता है। तो औद्योगिकरण विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन इतना भी ना हो कि मानव का अस्तित्व ही मिट जाए। मिलों, कारखानों और वाहनों से निकलने वाला धुआं वातावरण को विषैला बना रहा है। आज भी पृथ्वी पर ऐसी स्थिति है ना। गैस प्लांटों से निकलने वाला रासायनिक जो कूड़ा कचरा है, शहर की गटारों का पानी नदियों तथा समुद्रों के पानी में विष घोलता है। वनों तथा वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। इससे ऋतुओं का परिवर्तन चक्र भी गड़बड़ा रहा है। वायु तथा जल प्रदूषण से तरह तरह के घातक रोग फैल रहे हैं। धरती का उपजाऊपन भी घट रहा है। खेती की पैदावार कम हो रही है और इस स्थिति से हम पूर्णतः मुक्त होना तो संभव नहीं है, क्योंकि औद्योगिकरण भी विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन इसे कम अवश्य किया जा सकता है। इसके लिए लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी। वनों के विनाश को रोकते हुए वृक्षारोपण की जो प्रवृत्ति है बढ़ानी होगी। तो मशीनों के उपयोग पर अंकुश भी लगाना होगा
तभी मानव जाति सुख और शांति से जी सकती है। तो इन सभी बातों से अवगत कराना ही इस विज्ञान कथा का उद्देश्य है।